वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 30 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर विस्तृत रूप से नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट और सुझाव देना ना भूलें। हालांकि जो महत्वपूर्ण सुझाव है, कमेंट है, देखने को लगातार बढ़ रहा है और भी संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हम लोग और भी नए नए प्रयोग कर सकें और अपना दिशा निर्धारित कर सकें कि डिमांड आप लोग क्या है और हमें सप्लाई क्या करनी है। तो इसके लिए कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है युक्ति IAS ऐप का, वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल का। तो आप लोग उससे लिंक को ज़रूर यूज़ कीजिए। इस अंडरलाइन PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल के लिंक से ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और युक्ति IAS पर जो आप लोगों को सेवाएं दी जा रही है उसके लाभ लेने के लिए ऐप और वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, तो दिए गए लिंक का ज़रूर उपयोग कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले न्यूज़ में राफेल सौदे के नए सिरे से जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग जो किया गया था याचिका द्वारा, यह ठुकरा दी गई है। तो देखिए, अब यह बहुत पुराना मामला हो चुका है, हालांकि कभी भी चर्चा में बना रह सकता है। तो राफेल से संबंधित जो आप लोग को न्यूज़ कवर करना है, तो राफेल PT ओरिएंट आप लोग को न्यूज़ कवर करना है। और मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न अब इस दौर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नए नए इससे भी उन्नत सौदे किए गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी में। तो आप लोग को नए नए जो सुरक्षा समझौते हो रहे हैं उससे संबंधित मेंस का न्यूज़ को कवर करना है। तो न्यूज़ को बस एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा ताकि जो पुराना व्यू है वो समझ सकें और क्या सुप्रीम कोर्ट की दिशा में काम की है। उससे पहले राफेल का जो मुद्दा हुआ था उस पर बहुत सी चर्चाएँ की जा चुकी है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है दिसंबर 2023 में पूरे देश में 5G सेवा शुरू हो जाएगी, जो जियो कंपनी के जो ओनर हैं उनके द्वारा बोला गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो 50वीं बैठक थी, वार्षिक आम सभा, उसमें वर्चुअली संबोधित करते हुए चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी के द्वारा की गई है। तो जल्द ही भारत में भी शुरू हो जाएगा 5G सेवा और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जियो के द्वारा। तो जिस तरह का 4G की सेवाएं जियो के द्वारा उपलब्ध कराई गई, उसी तरह 5G की अब सेवाएं उपलब्ध होगी। तो दिसंबर 2023 तक तो हम लोग वेट करेंगे। बहुत से 5G सेवा से उन्नत जो तकनीक है उस पर हम लोग एक बार विशेष वीडियो एनालिसिस करेंगे। 5G का क्या लाभ है, क्या हानि है और उपयोगिता क्या रह जाएगा इसके बाद सभी 4G का, 3G का, 2G का, और भविष्य इसका क्या निर्धारण होगा 5G के बाद सूचना प्रौद्योगिकी में। तो इस पर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट का। उस पर सारे डायग्राम पर चर्चा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत विस्तृत कवर करता है साइंस एंड टेक को, तो हम लोग कवर करेंगे। हालांकि आज के पेपर में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो तीनों स्तरों PT, मेंस और इंटरव्यू स्तर पर आप लोगों के लिए उपयोगी है। देखिए, एक न्यूज़ और भी है। आप लोग जो ट्विन टावर गिराया गया रविवार को, उस मामले के बाद अब पुराने जो मामले हैं उभर कर सामने आएंगे। देखिए, नोएडा में 3 लाख लोग अब भी भटक रहे आसियाने के लिए। जितना बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग निर्माण करते हैं और जो बिल्डिंग खरीदते हैं उनके बीच जो विवाद है, डिस्प्यूट है, अब उभर कर सामने आएगा। तीव्र निष्पादन न्यायालय को करना होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो घटना घटी है, एक रोड मैप तय कर दिया है सभी लोगों के लिए कि प्राधिकरण के क्या प्राधिकार है उससे उस एवज में काम करना है, बिल्डर्स को क्या जवाब देता है और ख़रीदार जो फ्लैट खरीदार है उनकी क्या अधिकार है और किस हद तक जाकर सुप्रीम कोर्ट पर जाकर अपने न्याय संगत न्याय ले सकते हैं। तो इसके लिए जो भी है संबंधित अब प्रक्रिया तेज होगी। तो आने वाले कुछ समयों में यह चर्चा का विषय रहेगा, तो इस पर आप लोग नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा।
और साथ में देखिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा, यह बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हो जाएगा आने वाले समय में, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी चर्चा में होगा। तो इस पर हम लोग एक बार विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक नीचे है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मुझे आज उसको सेलेक्ट करना था। इसलिए इस पर जो भी टॉपिक रहेगा हम लोग बाद में कभी डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? कोर्ट ने पंजाब जो है ना, पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, जो हाई कोर्ट है पंजाब का हाई कोर्ट। तो उसके संदर्भ में देखिए कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई है, जो आप लोग को अब देखिए एक नया प्रयोग आप लोग के लिए लाया गया है। कौन सा टॉपिक आपके जीएस यूपीएससी के जीएस पार्ट में, कौन से सेक्शन में, कौन जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 किस पार्ट में होगा। तो आप लोग को आज एक नया प्रयोग के साथ यह आज न्यूज एनालिसिस किया जा रहा है। न्यूज़ को इंडिकेट कर दिया जाएगा किस टॉपिक में यह न्यूज़ कवर करता है, और पीसीएस में आप लोग इस टॉपिक को देखकर अपने पीसीएस, जैसे बिहार में पेपर 2 में है या 1 में है, इसी तरह यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस, सभी पीसीएस जो है आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा जिस पेपर में होगा वहाँ से आप लोग न्यूज़ को कवर कीजिएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट होकर काम चलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 का राष्ट्रीय सुरक्षा जो टॉपिक है उसको यह कवर करता है। तो इसी प्रकार हम लोग न्यूज़ को इंडिकेट करते चलेंगे, ताकि आप लोग को लिए आसान हो चीज़ों को समझने के लिए। देखिए कितना बड़ा मामला है, और किसी राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार प्रशासनिक लिपापोती की जाती है किसी टॉपिक पर, किसी विवाद पर, उसका जीता जागता सबूत कल पेश हुआ। हाईकोर्ट ने जोरदार तरीके से फटकार लगाई पंजाब सरकार को, और बोली कि न केवल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि पठानकोट और गुरदासपुर जिले खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ध्यान रखिएगा कितना हाईकोर्ट इस मामले में एग्रेसिव रहा होगा। समझ सकते कि जो मामला गया था, प्रशासनिक अदूरदर्शिता जो अपनाई जा रही थी सरकार के द्वारा, उसके संदर्भ में जो पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में जो खनन पूरी तरह से रोक लगा दी है। और साथ ही साथ उल्लेखनीय है कि जो याचिका सीमावर्ती जिलों में अवैध खनन से देश की सुरक्षा खतरे के मुद्दे पर याचिका गुरबीर सिंह पन्नू ने याचिका दाखिल की थी। जो भी हमारे स्टेट हैं, इंडिया के स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं, वो नेपाल हो या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ता है, या बांग्लादेश के क्षेत्रों से जुड़ता है, इधर और भी जो देश हैं उससे जुड़ते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान से। तो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी प्रकार के जो खनन है उसके लिए संबंधित जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और संबंधित संस्थाएं जो कार्य कर रही है सीमा पर, उससे राज्यों को राजामंदी कर अर्थात सहमति लेकर ही अनुमति देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जहां उल्लंघन किया गया इसी मामले में यह फटकार लगी है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। एक नए प्रकार के राष्ट्रीय सुरक्षा उभर कर सामने आ रही है, तो उस पर राज्य सरकार की क्या न्याय संगत कदम होनी चाहिए, इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो साथ ही साथ देखिए, एक सेकेंड कहाँ गया न्यूज़, कभी कभी लगता है स्लिप कर जाता है, अंडरलाइन नहीं करता हूँ ना। इसमें बीएसएफ को भी देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर मिल गया, होता है कभी कभी मिस हो जाता है। देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने बीएसएफ, सेना और पंजाब सरकार के जांच जवाब मांगा था, अर्थात जो भी संबंधित पक्ष है इस प्रभाव से अवैध खनन से, जैसे बीएसएफ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित सभी गतिविधियों में, साथ ही सेना के तीनों कमान जो है उससे संबंधित हो सकता है, थल सेना, जल सेना, अर्थात जिसमें जल से संबंधित होगा जल सेना। तो सेना से अब पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा था इस संबंध में। तो सेना ने थोड़ा सा इस पर रिपोर्ट दाखिल की, सौंपी, जिसमें यह बात बोली गई है कि जो अवैध खनन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए चिंता का विषय है। इसी वजह से सीमा के पास बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो किसी न किसी रूप से सीमा सुरक्षा बलों को परेशानियां होती है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा है यह माना जाना चाहिए।
तो इस प्रकार खनन एक राष्ट्रीय सुरक्षा भी इन राज्यों में हो सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर उभरेगा, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए आज के पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए पूरा मैंने अंडरलाइन किया है, और आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप लोगों को तीनों स्तर पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू में यह फेवरेट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जब भी इस प्रकार के संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची का विषय प्रभावित होता है तो यह फेवरेट हो जाता है मेंस और इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इस विषय से तीनों सूचियां प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ से आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, बार बार क्रिएट होगा यहाँ से, और नए नए रूप में भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए आप लोग इस पर न्यूज़ को बेहतर तरीके से की नोट्स इस पर बनाइएगा, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, या टेलीग्राम ग्रुप पे यह पेपर सेंड किया जाता है, आप लोग वहाँ जरूर जुड़िए और इस पेपर को प्राप्त कीजिए अंडरलाइन को, और साथ की नोट्स जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए कुछ चीज़ें हैं, अनुमति वापस ले ली। देखिए कुछ हालिया घटनाक्रम है, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा यह बोला जा रहा है कि सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां जो है केंद्र के राजनीतिक प्रभाव से कार्य कर रही है। यह अलग विषय है, शोध का विषय है, और जो विपक्ष में होती है अमूमन इन सब मामलों में केंद्र पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। तो यह एक विषय है आप लोग के लिए, शोध का विषय है कि नहीं इस रूप से क्या कार्य होती है। हाँ होती है, कुछ हद तक होती है, पर पूर्णतः नहीं होती है, अभी मानने की ज़रूरत है। पर जो मुद्दे उभर कर आए हैं उसको हम लोग को देखने की ज़रूरत है। तो उस मुद्दे में देखिए ये टॉपिक आएगा जीएस पेपर 2 के संघवाद टॉपिक में, यह कवर करेगा आप लोगों को, और जो सरकारी एजेंसियां उसके टॉपिक में आपको कवर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पीसीएस में आप लोग टॉपिक को डिवाइड कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या हुआ है मामला कि बिहार सरकार ने सीबीआई से मिली समान अनुमति, जो जर्नल कंसेंट होता है, जो समान अनुमति होती है वापस लेने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, अर्थात इसका गतिविधि जो है लेने। इससे पूर्व 8 राज्यों ने ऐसा कार्य कर चुका है। ध्यान रखिएगा 8 राज्य ने ऐसा, जो वापस समान अनुमति होता है, एक प्रक्रिया है जो सीबीआई किसी मामले में जांच करने आएगी किसी राज्य में, तो उस राज्य सरकार से अनुमति उसे पहले लेनी होगी, उस अनुमति के साथ ही आपको कवर होगा। हालांकि इससे पहले आपको एक बार न्यूज़ कवर किया गया है, सीबीआई क्या है, सीबीआई की स्थिति क्या है, सीबीआई किस रूप से क्या उसे शक्ति प्राप्त है, सभी पर चर्चा किया गया। पर आज का जो आप उस न्यूज़ को कवर करते हुए आज का जो न्यूज़ है वो अलग डायग्राम से है, तो इस पर आप लोगों को कवर करना चाहिए। देखिए इसमें बोला गया आमतौर पर राज्यों जो सीबीआई से पहले समान अनुमति रहती है, इसके नहीं रहने की स्थिति में सीबीआई विशेष मामलों में जिक्र कर राज्य से अनुमति लेती है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में समान अनुमति जो कंसर्न है वो वापस ली गई है, अर्थात सीबीआई को अनुमति नहीं दी गई है अपने राज्यों में इस प्रकार के गतिविधि करने के लिए, किसी मामले की जाँच करने के लिए। साथ ही साथ आरोप यह भी लगाया गया है, हाल ही में बिहार का जो गठबंधन हुआ है, महागठबंधन के संदर्भ में सीबीआई को टूल्स के रूप में केंद्र सरकार उपयोग कर रहा है, और राजद नेता जो यहाँ थोक में सीबीआई छापे की बात कर रहे हैं, मुखर होकर हो रही है, और सीबीआई बिहार में एंट्री के पहले सरकार की अनुमति लेने की बात यहाँ की जा रही है। देखिए इससे पहले और भी मामले हैं जिसमें आपको यह नज़र रखनी चाहिए, जैसे पूर्व में दर्ज सीबीआई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे 2018 में कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि अगर किसी राज्य में समान अनुमति सीबीआई से वापस ले ली हो और उस राज्य से जुड़े मामले उस केस किसी अन्य राज्य के दर्ज कर सीबीआई बगैर अनुमति के आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक बाईपास यह भी है सीबीआई के पास, किसी मुद्दे को मान लीजिए एक्स कोई है राज्य और वाई कोई राज्य है, तो एक्स में वो राज्य कोई बात के लिए सीबीआई जांच करता है, अनुमति देता है, और उसका तार वाई राज्य से संबंधित है, तो बिना अनुमति के भी इस राज्य में सीबीआई जांच करेगा। यह बाईपास सीबीआई को प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मोहर भी लगाई है। तो यह एक बाईपास आप लोग को याद रखना, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ यह जरूरी है कि जिस राज्य में सीबीआई का दर्ज करेगी उस मुकदमे का उक्त राज्य से कोई संबंध होना चाहिए। जैसे मैंने एक्स वाई राज्य का बताया आप लोगों को, एक्स में मान लीजिए बिहार को ही मान लीजिए, वाई में आप लोगों को झारखंड ले लीजिए, अगल पड़ोसी राज्य है दोनों। बिहार में कोई
मामला दर्ज किया जाता है और सीबीआई की अनुमति राज्य देता है तो झारखंड से संबंधित कोई मामला होगा, जैसे साइबर क्राइम के मामले में हम लोग समझ सकते हैं, साइबर क्राइम से संबंधित सीबीआई मामले की जांच होती है तो बिहार सरकार ने उसे अनुमति दिया है, तो झारखंड में बिना की अनुमति के भी अगर इस साइबर क्राइम का तार झारखंड से जुड़ा हुआ है तो सीबीआई बिना झारखंड राज्य सरकार से अनुमति लिए भी इसमें अपनी जांच प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, पर समान रूप से जो मामले हैं उसमें नहीं करेगा, उसके पूर्व आपको राज्य से अनुमति लेना होगा। इसी तरह वर्ष 2018 में संविधान संशोधन किए गए 17A के तहत यह व्यवस्था दी गई कि अगर सरकारी सेवक पर मुकदमा दर्ज के पहले सीबीआई को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सरकारी सेवक पर मुकदमा दर्ज करने से पहले सीबीआई को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है लोकपाल विधेयक के तहत, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे उसमें। तो यह सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है और साथ में समान अनुमति का यह कानून क्या है यह भी याद रखना है आप लोगों को। जैसे सीबीआई के संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 है उसके तहत यह प्रावधान है कि उसे किसी राज्य में अपनी कार्रवाई या किसी फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और राज्य सरकार समान अनुमति के साथ वह केस आधारित सहमति भी ले सकती है। तो यह महत्वपूर्ण पहलू है और आप लोग जानते भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुए थे, एनालिसिस जब किया था तो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एक्ट है 1946 उसके तहत हम लोग चर्चा किए थे, सीबीआई गठन वहीं से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कुछ हाल में 8 राज्यों ने समान अनुमति वापस ली है, जिसमें आपको मिजोरम सबसे पहले 2015 में लिया, तो पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। साथ ही बंगाल 2018 में, 2019 में आपको आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ने 2019 में और नेक्स्ट है राजस्थान 2020 में राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि अनुमति देने से मना कर दिया सीबीआई को। तो यह राज्य आप लोग को याद रखना है और बिहार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इससे रिलेटेड की नोट्स आप लोग को याद रखना है क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़, मिजोरम 8 राज्य होते हैं। देखिए है ना 8 राज्य, 3, 3, 6 और 2, 8 राज्य होंगे। अपने क्षेत्र में जांच शुरू करने सीबीआई को वापस अनुमति ले ली है। अब बिहार भी इस पर विचार कर रहा है। तर्क क्या दिया जा रहा है, राज्यों का तर्क क्या है, सीबीआई का भी तर्क इस पर हम लोग जानेंगे। तो राज्यों का तर्क मुख्यतः यही है, सभी राज्यों का 8 राज्यों का मान लिया जाए तर्क एक औसत तर्क, तो यही माना जा रहा है कि राज्यों की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियों को नियोजित करने के लिए राजनीति के खिलाफ राजनीतिक कानूनी रिंग फेंसिंग, याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, राजनीतिक कानूनी रिंग फेंसिंग के रूप में की जा रही है, एक कार्य के रूप में किया जाता रहा है। यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसका प्रयोग कर रही है। तो कई राज्यों द्वारा समान सहमति वापस लेने के लिए सीबीआई विकृत हो गई है और यह प्रेशर टूल्स के रूप में दिख रहा है। यह भी एक देखिए प्रेशर टूल्स, आप टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इसका प्रेशर टूल्स के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब सीबीआई का तर्क क्या है इस संदर्भ में, तो सीबीआई के अनुसार सहमति कि इतनी व्यापक वापसी विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी और उपकरणों के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप के जांच के संबंध में इसे बेमानी बना रही है। यह इस प्रकार के केवल राज्य में संबंधित जो मामले होंगे जो देखने को मिल रहा है राजनीतिक रूप से, अगर राज्य अनुमति नहीं दे रहा है, वापस पूर्णतः ले रहा है, तो इससे क्या होगा, केंद्रीय कर्मचारी और उपक्रम के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उसकी जांच करने में सीबीआई को दिक्कत होगी, उसके साथ बेईमानी की जाएगी। तो यह एक दूसरा पहलू भी है जो राज्यों को सोचनी चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी और संवैधानिक आधार क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जो आधार है उस पर दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, जिसके तहत सीबीआई कार्य करती है और केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई जांच का विस्तार के लिए राज्य सहमति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, राज्य की सहमति आवश्यक है इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट है जो सीबीआई की कानूनी न्यू कोषांग सूची, याद रखिएगा, अभी मैंने सूची की चर्चा की है, तो सूची की प्रविष्टि संख्या 80
पर आधारित माना जाता है। सीबीआई की कानूनी नींव और जो एक राज्य से संबंधित पुलिस बल की शक्तियों को दूसरे राज्य के किसी भी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रावधान करती है, लेकिन इसके लिए अनुमति के बिना यह नहीं होगा। तो यह संघ सूची आप लोग से पूछा जा सकता है या सीबीआई मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार सीबीआई संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के प्रविष्टों को प्रभावित करती है और 7वीं अनुसूची को किस रूप से प्रविष्ट करती है। तो अनुसूचियों से संबंधित आपको चीज़ों को याद रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्ट संख्या 2 को भी प्रभावित करती है, जो राज्य सूची का विषय है उसको भी प्रभावित करती है, यह भी आपको महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए सीबीआई को प्राप्त सहमति के प्रकार क्या है, किस प्रकार की सहमति दी जाती है। 2 प्रकार की सहमति जो ऊपर चर्चा भी किया जा चुका है, जैसे समान सहमति जो होता है कंसर्न होता है, जनरल कंसर्न। तो कोई राज्य किसी मामले में जांच के लिए सीबीआई को एक समान सहमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 देता है। तो ऐसा एजेंसी जांच के संबंध में या उस राज्य के प्रवेश करने के पर प्रत्येक बार केस के लिए नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अनुमति दे दी जाती है तो उस केस से संबंधित वो जितनी बार वो विजिट कर सकता है उस राज्य में कर सकता है। साथ नोट याद रखिएगा, भ्रष्टाचार या हिंसा के मामले में उस निर्बाध जांच को सुगम बनाने के लिए समान सहमति दी जाती है। किसी भ्रष्टाचार का मामला हो या किसी हिंसा से संबंधित मामला हो या किसी प्रकार का जघन्य मामला हो तो उसके संबंधित यह समान प्रक्रिया है। विशिष्ट सहमति क्या है, स्पेशल जो कंसर्न है वो क्या है, जब एक समान सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई संबंधित राज्य को जांच हेतु प्रत्येक केस के लिए सहमति लेने की आवश्यकता होती है। तो यही विशेष सहमति, विशिष्ट सहमति अब देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि जो राज्य वापस ले लिया है समान कंसर्न वहाँ पर सीबीआई नहीं जा सकती है। सीबीआई जाएगी इस बायो टूल्स के तहत जा सकती है, विशिष्ट सहमति के तहत। ऐसे प्रत्येक बार इससे अनुमति लेनी होगी। यहाँ पर यह एक अलग फैक्ट होगा कि यहाँ पर होगा समान कंसर्न में एक बार अनुमति मिल जाती है तो बार बार वो केस से संबंधित मामलों में वो जा सकती है, पर यहाँ पर सहमति प्रत्येक केस के लिए लेनी होगी। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर विशिष्ट के जो सहमति उसके संदर्भ में यह यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने की पुलिस की शक्ति नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, कोई शक्ति नहीं रहती है और सीबीआई के निर्बाध जांच में यह बाधा डालती है। अगर विशिष्ट भी अगर सहमति नहीं दी जाती है तो सीबीआई के लिए प्रश्न हो जाता है। तो सीबीआई इससे संबंधित देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यह भी ले सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और यहाँ पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है और उसके बाद न्यायालय इससे संबंधित पक्ष की जाँच कर क्योंकि राजनीतिक प्रभाव तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, राज्यों के तरफ से, केंद्र सरकार के दोनों तरफ से। तो यहाँ पर न्यूट्रल बेस कौन कार्य करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगी और यहाँ पर संबंधित मामलों की जांच करके जो यथा उचित होगा सीबीआई को वो जांच, क्योंकि सीबीआई के बगैर राज्यों की अनुमति देने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा अधिकार होता है। वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इससे संबंधित कुछ है, उसे जरूर आप लोग को याद रखने की जरूरत है। जैसे एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वाद था, मामला था 1970 में। संविधान पीठ ने कहा राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश को भी इससे संबंधित मामले की जांच करने का अधिकार देता है और सहमति का आवश्यकता। जैसे सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत मान्यता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गठित एक बल होने के नाते केवल उनकी सहमति राज्यों के क्षेत्रों में जांच कर सकती है। देखिए केवल राज्य उन क्षेत्रों की जांच कर सकता है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिया है और लास्ट वीडियो मैंने विस्तृत तरीके से आपको बताया भी था किन किन मामलों में वो जांच कर सकता है उसे। अब असर क्या होगा इस प्रक्रिया जो हुआ है, समान जो वापस लिया जा रहा है सहमति का जो जनरल कंसर्ट को, तो यह क्या हो सकता है। इस समान सहमति वापस लेने लंबित जांच के या किसी अन्य राज्य के मामले प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि न्यू मामले इससे जरूर प्रभावित होंगे कि राज्य, अब सीबीआई को पहले राज्य से अनुमति लेनी होगी और राज्य के
उस संबंधित मामलों को जांच करके उसकी अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में सीबीआई रहेगा, त्वरित जांच नहीं कर सकेगा। यह काजू लेधुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994 के मामला में दिया गया कि जो पूर्व के मामले हैं उसमें जांच करने के लिए समान सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो यह प्रभावित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यह मामला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है कि किस स्थिति में सीबीआई राज्य की अनुमति के बिना भी मामला को जांच कर सकता। अगर वो मामला पहले से ही अनुमति दिया जा चुका है और लंबित कोई मामला हो, केस हो, कोई भी पुराना केस हो, तो उससे जांच करने का अधिकार सीबीआई को है। नेक्स्ट है, इस संबंध में जांच उसके राज्य क्षेत्र में ही होती है और जिसमें समान सहमति वापस ले ली है या तथा न ही सीबीआई जांच के आदेश देने के क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय को शक्ति की सीमित करती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि उच्च न्यायालय की शक्ति को भी सीमित कर देता है यह समान सहमति वाला कॉन्सेप्ट जो है। साथ ही साथ आप लोग एक बाईपास जो मैंने बताया कि अगर XY जो राज्य है उससे भी आप लोग को यहाँ पर सीबीआई इसमें प्रवेश कर सकती है। साथ ही साथ अगर सीबीआई के विभिन्न जो टूल्स है उसका उपयोग वो कर सकती है और संबंधित मामलों की जांच कर सकती है। अगर सीबीआई से जांच नहीं अनुमति मिलेगी तो लोकपाल बिल है, लोकपाल जो कानून है उसके तहत भी किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति का जांच एजेंसियां कर सकती है, सीबी कर सकती है। तो बहुत से डायग्राम है जिसके आधार पर संबंधित मामले की जांच की जा सकती है। हालांकि सीबीआई एक विश्वसनीय संस्था है जिसका रेशियो जैसे मैंने बताया था 78 से लेकर 81 तक प्रतिशत तक रहा है केस के मामलों को सुलझाने का। तो विश्व के अग्रणी जांच एजेंसियों में इसका नाम आता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है सीबीआई का किसी मामले में जांच होना। तो अब देख लेते सीबीआई क्या है। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। हालांकि 1941 से यह इससे संबंधित जो कार्य कर रहा हो एक बोर्ड के रूप में, पर 63 में यह एक प्रस्ताव के द्वारा इसे वर्तमान में सीबीआई जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT के तहत प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो प्रश्न यहाँ से किया जाएगा आप लोग को, भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संस्थानम समिति जो 1962-64 द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और यह पीटी में कितने बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया, आप इस समिति के बारे में इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लगभग 50 बार आप तक आपको पीसीएस में और भी जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम वहाँ पूछा गया है। यूपीएससी में इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत स्थापित है, शक्तियां प्राप्त करता है। और साथ ही साथ यह क्या करता है, सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल पर भी सहायता प्रदान करता है। जांच का दायरा जो है यहाँ तक भी वो विस्तृत रूप से सहयोग करता है। साथ ही साथ सीबीआई भारत का नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की जाँच में समन्वय करता है। आप लोग याद रखिएगा। तो यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में ओरिएंट है, यह प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकते हैं संघवाद के टॉपिक में। और जो गठन है भ्रष्टाचार के मामले संबंधित जांच एजेंसियां हैं उसमें भी यह टॉपिक कवर होगा। तो इस पर आप लोगों को जो भी है न्यूज़ पहले भी एक बार इस पर न्यूज़ कवर किया गया, आप लोग उस न्यूज़ को देख लीजिएगा। लिस्ट आप लोगों को डेली शेयर किया जाता है, उस लिस्ट में आप लोग जरूर उस चीज़ को ढूंढिएगा कहाँ सीबीआई है। भ्रष्टाचार में सीबीसी की भी चर्चा की जा चुकी है, लोकपाल की भी चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए पहले का न्यूज़ था हिजाब मामला सुनवाई टालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़ किया। एक टर्मिनोलॉजी फिर चर्चा में आया है, तो आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को जरूर याद रखिएगा, ये आने वाले समय में कभी भी आप लोगों को काम दे सकता है। जहाँ शॉर्ट नोट्स मेंस में पूछा जाता है, जैसे RS में पूछा था, राजस्थान में पूछा जाता है, उत्तराखंड PCS में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा जाता है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो पूछे जाते हैं वहाँ पर यह काम देगा आप लोगों को। तो जैसे जो फॉरम शॉपिंग है उसके संदर्भ पसंदीदा जो बेंच चुनना का अधिकार उसके संबंध में इजाज़त नहीं दी जा सकती है, यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया। और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द आप जो भी है संबंधित मामलों के निपटान कीजिए। और
यह शब्द समान रूप से प्रयोग किया जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी इस पर की जिस शब्द फोरम शॉपिंग का इस्तेमाल किया है। इसका कई बार पक्षकार या कोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पक्षकार पर दूसरा पक्षकार फोरम शॉपिंग का आरोप लगाता है। कभी कभी कोर्ट भी ऐसी टिप्पणी कर देता है जिसमें यह कहा जाता है कि पसंद के अनुसार बेंच को चुनने का जो प्रक्रिया है उसमें यह देखने को मिलता है और मामले को ले जाने की प्रक्रिया आती है। तो यह शब्द आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना, प्रश्न यहाँ से किए जा सकते हैं। साथ ही देखिए, हाल ही में तलाक़ हसन के बारे में चर्चा किया गया था, आप लोग को लिस्ट में होगा। और जो एनालिसिस किया दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस जो किया जाता है उसमें अगस्त के न्यूज़ में जो कवर किया गया उसमें यह तलाक़ हसन है, आप लोग लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ विस्तृत रूप से इसके संबंध में चर्चा किया गया है। तो पुनः यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात की गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि तलाक़ हसन पर संवैधानिक वैधता के फैसला करने से पहले उसकी प्राथमिकता 2 पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने की है। तो मैंने उस दिन यह बात कहा भी था कि इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें पहले महिलावादी सोच को डेवलप करना होगा। दोनों जो संबंधित पक्ष है, मुस्लिम जो पक्ष है, वहाँ पर यह सोचना होगा उन्हें कि आज बदलता स्वरूप है समाज का और हम एक ऐसे विस्तृत समाज की ओर अग्रसित हो रहे हैं जहाँ पर मानववादी अधिकारों की प्रासंगिकता बनी रहेगी और उसको बल देने का कार्य किया जाएगा। तो वहाँ पर जितने भी अमानवीय जो अधिकार है जो प्रभाव क्षेत्र में आते हैं उसको समाप्त करने के लिए सारी प्रक्रियाएं अगर स्वयं उस पक्ष से किया जाएगा तो न्यायालय इस पर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो मैंने वहाँ सुधार की बात की थी, इस प्रकार के जो भी सुधार है स्वयं उस पक्ष के द्वारा कर लेनी चाहिए। नहीं तो यह जब मामला कोर्ट में जाता है तो यह डिस्प्यूट का केंद्र बन जाता है राजनीतिक पार्टियों में। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तलाक़ हसन पर विवाद तो बाद में उत्पन्न होगा, मामला तो बाद में होगा, उससे पहले जो पीड़ित महिला उसको सबसे कोर्ट उसे प्राथमिकता दे रहा है। तो मैंने उस दिन ये बात बोला था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रभाव क्या क्षेत्र है वो आप लोग को याद रखना है कि इसका इस टॉपिक का किस हद तक वो प्रभाव किस डायग्राम तक जा सकता है और प्रश्न वहीं से क्रिएट किए जाएंगे। जिस अभ्यर्थी में यह टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि किसी टॉपिक के वो प्रभाव क्षेत्र का दायरा समझ लेता है तो उसको आसान हो जाता है किसी टॉपिक का सिलेक्शन करने में, उस एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक को तैयार करने के लिए। तो आप लोग, मैंने इसी संदर्भ में आप लोग को उस दिन गाइड भी किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उन चीज़ों को समझिएगा और किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके दायरे को समझ पाइएगा तो समझ में आएगा कि टॉपिक कितना आगे महत्वपूर्ण बन सकता है। देखिए, एक न्यूज़ और है, भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे सरकारी विभाग, सीबीसी का यह मानना है और रिपोर्ट इसने दायर किया है, प्रकाशित किया, जिसका संदर्भ में बात की गई। और सीबीसी के संदर्भ में बहुत सा चर्चा पहले भी किया गया है न्यूज़ में। तो उसके सीबीसी का गठन जो किया गया एक्ट के तहत, और उसे अधिकार किस किस क्षेत्रों में है, किन किन अधिकारियों पर यह जांच कर सकती, सभी मामलों के संबंध में आप लोग पूर्व का जो न्यूज़ एनालिसिस उसे देखिएगा। इस रिपोर्ट की चर्चा हम लोग करेंगे आज। तो सीबीसी ने क्या किया है, नाराजगी जताई है, जिसमें 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के लिए दंडित सिफारिश को नहीं माना है विभाग। सरकारी जितने विभाग है जिसमें रेल मंत्रालय के सामने 11 ऐसे मामले जिन्हें सिफारिश नहीं मानी है और उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया। सीबीसी इतनी जांच एजेंसी, सशक्त जांच एजेंसी है, अगर वो सिफारिश करे तो मामले में कुछ संदिग्धी होगी तो ही जाके मामले को इस स्तर पर ले जाके रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय विभाग को देती है। तो चाहिए कि उसको विभाग और मंत्रालय को इससे संबंध अगला जो कदम है वो उठाए। देखिए, सीबीसी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2021 ने कहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे 4 मामले हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में 3 मामलों में अपने कार्मिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो देखिए, सरकारी विभाग किस रूप से कार्य कर रही है। साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, इग्नू तक में यहाँ इसने सीबीसी ने मामले की जांच की। तो इग्नू ने भी कोई मामला सिफारिश अगले स्टेप पर नहीं ले गया
और यथास्थिति को बनाए हुए है, अर्थात जो पेंडिंग है केस, सारे पेंडिंग केस में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है तो सीबीसी भ्रष्टाचार के संदर्भ में किस प्रकार से जांच करते हैं, उसमें केस स्टडी या रिपोर्ट जो कि डाटा एनालिसिस है, आपको इस रूप में से यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है सीबीसी के पास, क्या सीबीसी को इतने अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए कि संबंधित मामलों को पूर्णतः जांच कर उसे न्यायालय तक ले जाए कोई मामले को? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को यूज़ कर सकता है और यह आपको जीएस के पार्ट 3 में भी कवर करेगा। आप लोग महत्वपूर्ण रूप से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कल यूएनजीए के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष है, जो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद है, उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का परोक्ष समर्थन किया, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया और कुछ तर्क दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बस। और विन डायग्राम है, उस पर हम लोग कभी विशेष और चर्चा करेंगे, नहीं तो इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को लेकर आऊँगा, क्योंकि विस्तृत बहुत से इस पर डायग्राम उभरते हैं। तो देखिए आप कुछ बात कही गई इनके द्वारा, कहा गया है कि दुनिया विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है और सुरक्षा परिषद में वर्तमान विश्व की व्यवस्था और भू राजनीतिक वास्तविकता प्रतिबंधित होनी चाहिए। अर्थात भू राजनीति किस रूप से है, किस देश का सबसे बड़ी आबादी है, उसका प्रभाव क्या है और वो किस रूप से कार्य और दशा अपना असर छोड़ता है, उसके संदर्भ में भी उसे संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद उसमें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। तो उसके संदर्भ में कुछ उन्होंने समर्थन में कुछ बात बोला, जैसे संयुक्त राष्ट्र भारत में भूमिका को सराहा है। तो ऐसे जो जयशंकर की मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया भी था कि किस प्रकार के भारत किन किन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को और अपने पड़ोसी देशों के जो देश हैं उसको किस रूप से मदद करता है। सबसे बड़ी जो शांति सेना है वो भारत का है, उसमें जो शहीद लोग हैं, शहीद जो हमारे सेना है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या भारत की है। तो इस एवज में भी आप इस प्रासंगिकता समझ सकते हैं भारत की। देखिए भारत शांति प्रिय देशों के लिए गर्व का स्रोत है। आज तक ऐसा भारत का रिकॉर्ड नहीं है कि प्रथम बार हमला किया हो, किसी के साथ युद्ध किया हो। और जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उसमें कई ऐसे देश हैं जो अपने राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक पूर्ति के कारण या सुपरमेसी के थ्योरी के तहत हम सर्वोच्च है कि थ्योरी के तहत कितनी बार अन्य देशों पर हमला कर चुके हैं। तो भारत ऐसे स्रोत है, ये गर्व का स्रोत है शांति प्रिय देशों के लिए। तो अब्दुल्ला शाहिद का यह मानना भी है। साथ ही साथ आतंकवाद सबसे बड़ी बुराई है, इसके संदर्भ में भी बात की गई और भारत इस संदर्भ में क्या करता है इसकी भी पक्ष रखा गया इनके द्वारा। तो यह महत्वपूर्ण है, इसकी नोट्स को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा क्या, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इसका आप बेनिफिशियली यूज़ कर सके, ताकि और भी बेहतर आप लोग का आंसर राइटिंग हो सके। देखिए नेक्स्ट है, नीचे है आ रहे हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से उभर सके। और 1000 टारगेट है, कुछ ही संख्या और बच गया सब्सक्राइबर का, तो जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एथिक्स के पेपर में मैंने एक टॉपिक को कवर किया और शायद आप लोगों को इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। जैसे कि एक मेरे फ्रेंड कलीग के साथ यह प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में, तो शायद आप लोग से भी पूछ ले, इसलिए मैंने इससे संबंधित मामले को उठाया हूँ आज कि अंकिता की मौत पर झारखंड आक्रोश है। तो क्या किसी को मुआवजा दे देना उस पीड़िता के साथ न्याय संगत न्याय होगा? यह सवाल हमारे जो कलीग हैं उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था। निर्भया कांड के मामले संबंधित क्या न्याय में देरी कर देना पीड़िता के साथ न्याय है या उसे छूट दे देना, मुआवजा दे देना? आप किस रूप से इस मामले को देखते हैं? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए टॉपिक कैसे कवर करता है, एथिक्स पेपर में यह आपको बहुत ही काम देगा। जो एथिक्स है टॉपिक, एथिक्स का जो पेपर है यूपीएससी में, वहाँ पर काम देगा यह। जिसमें देखिए राज्यपाल जो है रमेश बैस, उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए मामले की जांच डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है
अब अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी जो नूर मुस्तफ़ा हैं, भूमिका को काफ़ी संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है इस मामले में। साथ ही साथ जो है जो झारखंड के मुख्यमंत्री उनके द्वारा तत्काल उसे 10 लाख रुपये सहायता राशि और आदेश देने का आदेश दिया गया है। साथ ही जो संबंधित मामले की जांच करने का भी आदेश दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न यह है, क्यों नहीं यह मामला रुकता है? महिला पर हमला हो रहा है, एसिड हमला हो रहा है, कभी उनको जला दिया जाता है पेट्रोल छिड़क कर, जैसे आंध्र प्रदेश में एक मामला देखने को मिला था। साथ ही साथ निर्भया जैसे जो कांड हुए, गैंग रेप हुए, तो क्यों नहीं रुक रहा है निर्भया कांड के बाद भी मामले? यह प्रश्न लाजमी उठता है। तो इसके पीछे तर्क यही दिया जा सकता है कि कानून तो है, सख्त कानून है, पर कानून की जो कानूनी प्रभाव जो है वो बहुत कम है। टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, कानून बना हुआ है पर कानून का प्रभाव क्षेत्र बहुत सौम्य है, वो बहुत निम्न स्तर के भी माने जा सकते हैं, जिसमें भय का जो स्थिति होना चाहिए लोगों में कि इस भय के अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो मुझे किसी भी सूरत में किसी भी व्यवस्था से छोड़ा नहीं जाएगा। वो क्या पुलिस स्तर का हो या राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो या पारिवारिक स्तर पर हो। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मैंने जो शब्द यूज़ किया उसे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और लास्ट में न्यायिक स्तर पर, यह समग्र रूप से जो क्षेत्र है वहाँ पर मुझे कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। अब मैं एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में समाज में रहने लगूंगा। अगर इस प्रकार का भय अगर उस व्यक्ति विशेष में नहीं आएगा, वो किसी भी धर्म, कास्ट, जाति से संबंधित क्यों नहीं हो, वो किसी भी महिला, किसी भी धर्म, जाति से संबंधित क्यों नहीं हो, अगर पीड़िता में यह भाव नहीं आएगा कि मुझे न्याय मिलेगा, तब तक यह मामला नहीं सुलझने वाला, यह चिरस्थायी बना रहेगा। तब तक पीड़िता भी, जो व्यक्ति जो यह कार्य करता है, जो समाज में एक नज़ीर ऐसा पेश करता है कि न्याय का उसे अर्थात न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का कोई भय नहीं है, उसको कोई इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाता जो नज़ीर पेश करे समाज में, तब तक यह मामला नहीं सुलझेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी मानवाधिकारी सोच के वकालत नहीं कर सकता है कि उस लड़के का कोई मानवाधिकार है। उसने वो कृत्य करते ही सारे मानवाधिकार अपने साइड में रख दिए। वो मानव के साथ, मानव के रूप में, मानववादी विचारधाराओं के रूप में उसकी वकालत नहीं की जा सकती है। इसलिए एथिक्स पेपर में इस प्रकार के मामले अब जब भी आते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कीजिएगा मैंने जो आपको चर्चा किया है, तो आप कहीं बेहतर स्थिति में होंगे उस टॉपिक का आंसर देने में। यही एक ड्रॉबैक है कि समाज में ऐसे लोग आज भी हैं और आने वाले समय भी होंगे जो इस प्रकार के विभत्स कांड कर जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं हम एक लोकतांत्रिक स्वरूप में देखने लगते हैं कि लोकतंत्र में उसे अधिकार है और लोकतंत्र में उसे मौन स्वीकृति मिल जाती है किसी न किसी रूप से, और न्याय उसे मिलने में लगभग 4 से 5 साल 10 साल भी लग जाता है। तब तक इस प्रकार की घटनाएं अनेक हो जाती है। पहले तो ये सब मामले फास्ट ट्रैक में सुनाए जाने चाहिए, एक निश्चित निर्धारित समय में होनी चाहिए, और जितने भी प्रशासनिक महकमा है अगर ऐसे मामले प्रथम दृष्टिया में ही सुलझा लिए जाते हैं तो जाकर कहीं नज़ीर पेश होगा। देखिए, मामला अगर संदिग्ध मामला है डीएसपी के स्तर पर तो समझ सकते हैं कितना यह प्रशासनिक अदुरुस्तता और प्रशासनिक लिपापोती का काम किया जा रहा है, और उस अनुमंडल पुलिस अधिकारी के संदर्भ में कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण पक्ष है, इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को ज़रूर यह काम देगा और आपका आंसर राइटिंग बेस्ट करेगा। यह चीज़ें आप लोग को कवर करना है। नेक्स्ट है, देखिए एक पीटी फैक्ट है, ऑपरेशन उपलब्ध चर्चा में रहा था कोविड-19 के दौरान। जो टिकटों का चोरी किया जाता था, ब्लैक मार्केटिंग किया जाता था, उसमें जो आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा था उस पर संबंधित कुछ और भी आया है न्यूज़। तो ऑपरेशन उपलब्ध किससे संबंधित था, यह पीटी में प्रश्न किया जा सकता, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा।
तो आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक मामला यहाँ भी है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या के मामले जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम रहा है। तो ये आंकड़ा कल जारी किया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। सारे आंकड़े पर चर्चा किया गया है। दैनिक वेतनभोगी मजदूर उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थान रखता है। 5 राज्यों के ज़्यादा मामले कहाँ कहाँ हैं, सभी राज्यों की चर्चा की गई है। एक साल में 7.2% मामलों की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे आगे ज़्यादा है आत्महत्या के मामले में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको आत्महत्या का दर देखने को मिला है। तो ये बहुत सा डाटा यहाँ आप लोगों को दिया गया। आने वाले समय में 12% दर से भारत में आत्महत्या की स्थिति देखने को मिली है और 53 बड़े शहरों में 25,891 आत्महत्याएं हुई है 2021 में। तो बहुत संदिग्ध मामला है। और आपको जीएस पेपर 1 के जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे से संबंधित टॉपिक में आपको यह टॉपिक कवर होता है। तो आप लोग जरूर इस न्यूज़ को कवर कीजिए। इससे रिलेटेड की नोट्स है उसे हम लोग देखते हैं। आत्महत्या से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उसका रिपोर्ट है, तो उसे ज़रूर जानना चाहिए कि 2019 में विश्व भर में आत्महत्या सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसमें बातें बहुत स्पष्ट की गई थी। जो आंकड़ा आपको देखने उसी से बिहाफ कुछ आंकड़े थे, तो रिपोर्ट आप लोग को जाननी चाहिए। साथ में दिशा निर्देश इसमें दिया गया था इस रिपोर्ट में। तो WHO ने वर्ष 2030 तक वैश्विक आत्महत्या दर को 1/3 तक कम करने के देशों के लिए मदद के लिए नए लिव लाइफ दिशा निर्देश प्रकाशित किया। तो आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या दिशा निर्देश था? दिशा निर्देश यह था कि अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों और अग्नाशयों जैसे आत्महत्या के साधनों तक पहुँच सीमित करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ये टूल्स है आत्महत्या करने को, उसकी पहुँच को सीमित करना चाहिए। आत्महत्या के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग पर मीडिया को शिक्षित करना चाहिए। देखिए रिपोर्टिंग जो होता है मीडिया का, वो उसको भी शिक्षित करने की बात यहाँ WHO के द्वारा की गई थी। TRP के लिए लोग बहुत से अनैतिक वर्क भी कर देते हैं, जिस पर WHO ने चिंता व्यक्त किया था। किशोरों में सामाजिक भावनाओं जीवन कौशल बढ़ाने देने के अवसर ढूंढने चाहिए। साथ ही साथ आत्मघाती विचारों व्यवहार को प्रभावित किसी व्यक्ति को प्रारंभिक पहचान मूल्यांकन और प्रबंधन अनुवृत्ति कार्रवाई के लिए भी कार्य दिशा करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभावित व्यक्ति की स्थिति विश्लेषण, बहु क्षेत्रीय सहयोग, जागरूकता बढ़ाने हेतु क्षमता विनिर्माण, वित्त पोषण, निगरानी और मूल्यांकन जैसे मूलभूत स्तंभों को साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह दिशा निर्देश WHO के द्वारा दिया गया था। पर हकीकत क्या है? हकीकत आपका यह है, समझने की जरूरत है कि भारत जैसे देशों में सालाना 25,000 लोग, लगभग 25,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विश्व में यह संख्या कहीं और भी बढ़ जाती है, जहां पर आपको सालाना लगभग 4 से 5 लाख आ जाता है। ध्यान रखिएगा, करनी और कथनी में बहुत अंतर हो जाता है। दिशा निर्देश कुछ और ही है पर उसका आउटपुट कुछ और ही निकल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। नोट यहाँ कुछ और। संयुक्त राष्ट्र ने अनिवार्य सतत जो विकास लक्ष्य SDG में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 कम करने का लक्ष्य रखा है। तो यह SDG से भी संबंधित है। तो आप लोग को UPSC और PCS में यह प्रश्न तो जरूर उभर कर आता है और BPSC में यह प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जा सकते हैं। SDG लक्ष्य यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा। साथ ही साथ भारत में आत्महत्या प्रयास करने वाले के लिए कानूनी स्थिति क्या है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति और उसके जीवन या व्यक्ति स्वतंत्रता की विधि के स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। नोट याद रखिएगा इसके संदर्भ में। जीवन में संविधान में जीवन या स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, इसमें मृत्यु का जो अधिकार है शामिल नहीं है, केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल है। नोट याद रखिएगा, मरने का नहीं। हालांकि जो एक कंसेप्ट है तो वो भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किसी के जीवन लेने का प्रयास जीवन के संवैधानिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता है, नहीं माना जाता है, यह भी याद रखना है। IPC की जो धारा है, आपको IPC की धारा जो 309 है उसके संदर्भ में भी आप लोग को ध्यान रखना है।
कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो इस तरह का अपराधों को अंजाम देने के लिए कार्य करता है, उसे साधारण कारावास या जुर्माना दोनों की सज़ा दंडित किया जा सकता है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ इस तर्क से आईपीसी की धारा से सहज महसूस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति किसी अवसादवश आत्महत्या कर रहा है उसे कारावास या जुर्माना या किसी प्रकार की सज़ा पुनः उसे अवसादग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाने जैसी स्थिति होगी। मैं यहाँ मानता हूँ कि उसे इस धारा को पुनर्वर्तित करते हुए उसे डॉक्टरी सलाह या मनोवैज्ञानिक के पास कुछ दिनों तक रखने के लिए प्रावधान करना चाहिए, ताकि उसका समान जीवन बना सके। क्योंकि आत्महत्या का जो स्तर होता है, आत्महत्या करने की स्थिति होता है, वो व्यक्ति स्वयं को अकेला या अवसाद से ग्रस्त मानते हुए यह कदम उठाता है। ऐसे ही नहीं, खेलते खेलते कोई आत्महत्या नहीं करता। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, कुछ ऐसी प्रवृत्ति हुई होगी जो उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा होगा। तो उसे मॉडरेट करने की ज़रूरत है, उसका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है, ताकि वो समान जीवन जी सके। तो यह धारा के संदर्भ में कुछ प्रश्न उभरते हैं जो आप लोगों को मैंने बताया। अब नोट याद रखिएगा, आत्महत्या के लिए उकसाने, मजबूर करने, दंडित हेतु दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 306 के तहत किया गया, और एक बच्चे को आत्महत्या के लिए उसका उकसाने के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 305 के अंतर्गत आता है। तो 309, 306 और 305 आप लोग याद रखिएगा आईपीसी का जो धारा है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115(1) के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा जो 309 है, सम्मिलित किसी भी प्रावधान के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसके संबंध में तब तक यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में है जब तक कि वह अन्यथा साबित न हो। साथ ही उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, न ही उसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बात की गई थी, तो उसके जो बिहाफ में जो अधिनियम 2017 है वही बात बोलता है, पर यहाँ पर भी वह पहले साबित करना होगा उसे कि यह जो मानसिक तनाव बना हुआ था तो ही जाके ऐसा कार्य किया है। तो यहाँ भी वही कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। यह कानून केवल मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों पर लागू होता है। आत्महत्या के प्रयास मामले में गंभीर तनाव का अनुभव जो कर रहा उसके लिए ही यह लागू होता है, जो अधिनियम 2017 का है। अब सरकार के प्रयास क्या है वो आप लोग को जानने चाहिए। जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जिसकी मैंने चर्चा की, वो प्रयास किया गया। एक किरण परियोजना चलाया गया था जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो सहकारिता यहाँ का मंत्रालय जो है, चिंता, तनाव और अवसाद, आत्महत्या, विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन जारी किया था। किरण साथ मनोदर्पण पहल एक की गई थी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया तहत शिक्षा मंत्रालय के तहत यह प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कोविड-19 के तहत समय जो छात्रों, परिवारों के सदस्यों, शिक्षकों के उसके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। तो आप लोग ये 3 याद रखिएगा, सरकार के प्रयास किए गए हैं इस संबंध में, तो आप लोग को ये न्यूज़ जरूर कवर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल पर आते हैं। यह आप लोग जरूर आज आर्टिकल पढ़िएगा, स्वदेशी डिजिटल मंच की आवश्यकता है। इस पर चर्चा पहले भी हमने किया है न्यूज एनालिसिस में। तो जो लेख है, आप इस लेख में स्पष्ट रूप से यह बोला गया है कि ये भारत जैसे देश में जो विभिन्न प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप हुए हैं, उसके लिए हमें स्वदेशी डिजिटल मंच स्थापित करने की ज़रूरत है। और हालांकि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और इसमें तीव्र गति लाने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ उभारे गए हैं प्रश्न, जैसे संयुक्त राज्य में क्या स्थिति है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को सख्त ज़रूरत महसूस कर रहा है। इसके लिए भारत पहले डाटा भारत में ही रहना चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात यहाँ की जा रही है, तो इसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। साथ ही साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दायरे में लाया गया है, तो यह भी आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। जो विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रवृत्ति, जो इस प्रकार को आप लोग को देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर 331 जो कुछ वर्षों में गैर कानूनी घोषित की गई चीनी ऐप्स आत्म भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, तो उसे ज़रूर जानने चाहिए। साथ ही साथ देखिए लास्ट में प्रधानमंत्री ग्लोबल रिसर्च के अनुसार, प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूँ, देखिए
HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत ने इंटरनेट स्टार्टअप के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए का अधिक निवेश किया गया है, जो अकेले 2020 में यह 95,000 करोड़ रुपये निवेश किया गया है। साथ में द स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और विश्व बैंक के बीच संयुक्त शोध चल रहा है। इसके संदर्भ में पता चला है कि फेसबुक इंडिया में काम कर 51% लघु और मध्यम व्यवसायों के कम से कम 1/4 बिक्री डिजिटल के रूप में हो रही है। तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है भारत डिजिटल के मंच पे, तो भारत सरकार को और भी तीव्र रूप से काम करना चाहिए, यह लेख स्पष्ट करता है। तो आपको यह साइंस टेक वाले पार्ट में प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं इस टॉपिक से, तो आप लोग इसे जरूर कवर करना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को नैनो उर्वरक की क्रांति में जगी आस। देखिए नैनो उर्वरक की भूमिका क्या है, कृषि संबंध टॉपिक में आप लोग को यह कवर करेगा। तो देखिए यहाँ और इकोनॉमी भी आपको यहाँ कवर कर सकता है। तो कुछ नीम कोटेड यूरिया ऑपरेशन ग्रीन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मंडियों के आधारित ई नाम योजना, बहुत सी योजनाओं का नाम लिया गया है। जहां पर चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी जो 2.5 लाख करोड़ को पार कर जाने के अनुमान है और गत वर्ष 1.62 लाख करोड़ की तुलना में कहीं अधिक है। साथ में यहाँ पर कुछ जो वर्तमान जो उर्वरक है जो बोरी में आती है 50 kg का बोरी में आता है और नैनो उर्वरक के बीच में अंतर बताया गया है, उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, उसका दाम उसका कम है, प्रति एरिया वो ज़्यादा क्षेत्र को नैनो उर्वरक ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है, इस्तेमाल करने में वो आसान है, यातायात के लिए बहुत सुगम है। साथ ही साथ जो मूल्य खपत है वो मूल्य भी कम पड़ेगा, यह अंतर बताया गया इस लेख में, तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। और उसके बाद नैनो यूरिया के बाद अब DAP फास्फेट जो है DAP डाई अमोनियम फास्फेट जिसे शॉर्ट में DAP बोला जाता है, उस पर भी अनुसंधान कार्य कर रहा। अगर यह कार्य सफल हो जाता है तो किसानों के लिए काफ़ी मदद होगी, क्योंकि खाद की जो आपूर्ति एक समस्या रहती है किसानों की, तो यह समस्या को दूर करने से संबंधित लेख है। इस लेख को टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत वैश्विक चुनौती से पहले बहुत बार चर्चा किया जा चुका है बहुत से लेख में, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। लास्ट में देखिए 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है का घरेलू निर्यात 120 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। तो देखिए यहाँ से BPSC में प्रश्न पूछा गया था, आप लोग को बार बार मैं बोलता हूँ प्रश्न कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पर बात की गई थी, मैंने जो स्थान बताया है वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में भारत 15वां स्थान पर, जबकि चीन पहले स्थान पर। देखिए BPSC में यहीं से प्रश्न 67 BPSC में प्रश्न PT में यहाँ से किया गया था। तो आप लोग देखिए न्यूज़ ऐसे ही कवर होते हैं, करंट ऐसे ही कवर होता है। अगर जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देख रहा है साल भर, उसे करंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना करंट व्यापक रूप से हो जाता है आप सारे डायग्राम को उसके की नोट सब पार्ट मेन पार्ट में पढ़ लेते हैं कि उसे अतिरिक्त करने का लक्ष्य नहीं और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो नज़र जरूर बनाए रखिए। आपको लक्ष्य यहाँ पर पूछा जा सकता है PT में 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक का घरेलू निर्यात कितने अरब डॉलर तक का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया, तो 120 अरब डॉलर का। देखिए 2022-23 का आंकड़ा यहाँ दिया गया 25 अरब डॉलर का हो जाएगा और 2026 तक 120 डॉलर। तो 22-23 में कितने का लक्ष्य है, 25 अरब डॉलर का, और 26 तक यह आपको 120 अरब डॉलर हो जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। और विदेशी कंपनियों को भारत में ही सप्लाई चेन में स्थापित करने का निर्देश दिया गया, जो बहुत से इस प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। और देखिए चीन के साथ वियतनाम भी एक स्थान रखे हुए लगा। वियतनाम जैसे छोटे से देश 123 अरब डॉलर का निर्यात करता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, जबकि चीन सबसे ज़्यादा 962 अरब डॉलर का निर्यात करता है। तो यहाँ आंकड़े कुछ दिए गए हैं। और चंद्रशेखर जो राज्य मंत्री है केंद्रीय IT जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राज्य मंत्री, उनके द्वारा यह बोला गया 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2026 का, और इनमें 120 अरब डॉलर उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन कितना होगा, 76 अरब डॉलर का। तो ये सब डाटा आप लोग कवर कीजिएगा, PT में प्रश्न यह सब पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, अगला न्यूज़ कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि और भी मोटिवेशन हम लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।